हेलो ऑल ऑफ़ यू, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में, इससे पहले की वीडियो में हमने कंपनी अकाउंट पढ़ा, शेयर अकाउंट पढ़ा, डिबेंचर अकाउंट पढ़ा। अब जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे यानी नॉन ट्रेडिंग कंपनीज़ के अकाउंट। नॉन ट्रेडिंग कंपनीज़ क्या होती हैं? अगर मोटी मोटी भाषा में बताऊँ तो ऐसी कंपनी जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, ऐसी संस्थाएं जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, ऐसी संस्थाओं को हम नॉन ट्रेडिंग कंपनीज यानी गैर व्यापारिक संस्थाएं कहते हैं। अब अगर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपकी ये होगी कि जिनका उद्देश्य समाज सेवा करना, जिनका उद्देश्य समाज सेवा करना। क्या होता है? जिनका उद्देश्य समाज सेवा करना, अपने सदस्यों का मनोरंजन करना, अपने सदस्यों का मनोरंजन करना, मतलब जिनका उद्देश्य समाज सेवा करना, अपने सदस्यों का मनोरंजन करना तथा उनके हितों की रक्षा करना, तथा उनके हितों की रक्षा करना होता है और लाभ कमाना नहीं होता है। ऐसे लिख दो, इसको थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ। और जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, ऐसी संस्था गैर व्यापारिक संस्था कहलाती है। क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हमारा है, या क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, गैर व्यापारिक संस्थाओं का क्या उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य नहीं होता है। तो उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। क्या उद्देश्य होता है? तो उनका उद्देश्य सेवा करना होता है, मनोरंजन करना होता है, अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करना होता है। जैसे अगर करें तो जिनका उद्देश्य समाज सेवा करना, 3 टॉपिक याद रखिएगा, आ सकते हैं एग्जाम में, न्यूमेरिकल बेस पर इसको पूछा जा सकता है कि क्या क्या गैर व्यापारिक संस्थाओं के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो 3 उद्देश्य होते हैं, समाज सेवा करना, मनोरंजन करना और उनके हितों, अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करना। तो पहला क्या है? समाज सेवा करना, मतलब ये सेवा करते हैं, इनका काम है सर्विस करना, सेवा करना। लाभ कमाना इनका काम नहीं, इनका काम है सेवा करना, किसी की हेल्प करना। दूसरा मनोरंजन करना, एंटरटेनमेंट करना। क्या करना? एंटरटेनमेंट करना, मनोरंजन करना। तीसरा क्या है? हितों की रक्षा करना। क्या करना? हितों की रक्षा। क्या करना? हितों की रक्षा। 1 2 3 ये 3 क्या है? इसके उद्देश्य हैं, इसके मकसद है। मतलब गैर व्यापारिक संस्थाओं के जो उद्देश्य हैं, नॉन ट्रेडिंग कंपनी के जो उद्देश्य हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं, वो हैं समाज सेवा करना, मनोरंजन करना और अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करना। ये क्या होता है? गैर व्यापारिक संस्थाओं के काम होते हैं, इनका उद्देश्य होता है। तथा जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, लाभ कमाना नहीं होता है। क्या उद्देश्य नहीं होता है इनका? लाभ कमाना, प्रॉफिट कमाना इनका उद्देश्य नहीं होता है। इनका उद्देश्य क्या नहीं होता? प्रॉफिट कमाना, यानी इनका उद्देश्य क्या नहीं होता है? प्रॉफिट कमाना इनका उद्देश्य नहीं होता है। ऐसी संस्था को गैर व्यापारिक संस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? गैर व्यापारिक संस्थाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? गैर व्यापारिक संस्थाएं कहलाती हैं, जिनका उद्देश्य सेवा करना, मनोरंजन करना और अपने हितों, उनके अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करना होता है तथा जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। ऐसी संस्थाएं गैर व्यापारिक संस्थाएं कहलाती हैं। अब गैर व्यापारिक संस्थाओं में कौन कौन आ जाता है? जैसे अस्पताल, पुस्तकालय, विद्यालय, जिसे हम लोग स्कूल कहते हैं। तो इस तरह के जो हमारे होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये हमारे कहलाते हैं गैर व्यापारिक संस्थाएं। क्या कहलाती हैं? गैर व्यापारिक संस्थाएं। जैसे कोई क्लब है,
तो ये गैर व्यापारिक संस्था होती है। क्या होती है? ये गैर व्यापारिक संस्था होती है। गैर व्यापारिक संस्थाएं ऐसी संस्थाएं, क्योंकि पुस्तकालय मतलब जहाँ लाइब्रेरी बनी हुई है उसका क्या वो वहाँ से क्या प्रॉफिट कमा लेगा? कोई प्रॉफिट नहीं होता। वहाँ तो किताबें रख दी, लोग आते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ के फिर वहीं रख जाते हैं, कोई दूसरे आते हैं, पढ़ते हैं। मतलब जिसका उद्देश्य सिर्फ सेवा करना है, हेल्प करना है दूसरों की। अस्पताल का काम क्या है? लोगों की मदद करना है। विद्यालय लोगों को विद्या बांटता है। क्लब है, अनाथालय है, अनाथालय है, आश्रम है, ये सब क्या होते हैं? गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं। क्या होती हैं? ये गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं। गैर व्यापारिक संस्थाएं जिनका उद्देश्य सेवा करना, मनोरंजन करना या हितों की रक्षा करना हो सकता है, लेकिन लाभ कमाना इनका उद्देश्य कभी नहीं होता। अगर लाभ कमाना उद्देश्य है तो वे व्यापारिक संस्थाएं हो जाएंगी। तो ये व्यापारिक संस्थाएं, ये नॉन ट्रेडिंग कंपनी है, गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं। क्या है ये? गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं। तो गैर व्यापारिक संस्थाओं में क्या क्या होता है? समाज सेवा करना, मनोरंजन करना और हितों की रक्षा करना, और तथा लाभ कमाना जिसका उद्देश्य नहीं होता है, ऐसी संस्थाएं हमारी क्या कहलाती हैं? गैर व्यापारिक संस्थाएं कहलाती हैं। शॉर्ट में इन क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में इसी तरह से पूछ लेता है कि गैर व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य क्या नहीं होता है, क्या उद्देश्य गैर व्यापारिक संस्थाओं का नहीं होता है? तो लाभ कमाना नहीं होता। जहां पर हो उस पर टिक कर दो आप। कई बार लखनऊ यूनिवर्सिटी के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखों में से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। 12th में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो, चाहे CBSE बोर्ड से, SC बोर्ड हो, UP बोर्ड से, MP बोर्ड से, आपका ये चैप्टर ज़्यादातर देखने को मिलता है। और कॉम्पिटिशन एग्जाम जो होते हैं हमारे, ये हमारे जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसमें भी इस तरह के इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो ये उस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अब गैर व्यापारिक संस्थाएं के बारे में आपने जान लिया कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब चलते हैं इसके अगले टॉपिक की तरफ कि व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा हिसाब किताब रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। कि हिसाब किताब रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हिसाब रखने की आवश्यकता, हिसाब रखने की आवश्यकता क्यों गैर व्यापारिक संस्थाओं को भी हिसाब रखने की आवश्यकता पड़ती है? भाई जब गैर व्यापारिक संस्थाओं को लाभ कमाना ही नहीं है, भाई हिसाब क्यों रखा जाता है? ताकि हमें साल के आखिर में पता लग जाए कि हमें लाभ हुआ है या हानि हुई है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये हमें पता लग जाए, इसीलिए तो हम हिसाब किताब रखते हैं। लेकिन गैर व्यापारिक संस्थाओं का जब उद्देश्य ही नहीं है लाभ कमाना, उनका उद्देश्य है ही नहीं प्रॉफिट कमाना, तो फिर वो क्यों हिसाब किताब रखते हैं? तो वो क्यों ऐसा करते हैं? तो उसकी हमने कुछ इसमें लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है गैर व्यापारिक संस्थाओं के आय के साधन। गैर व्यापारिक संस्था के आय के साधन प्रायः जो गैर व्यापारिक संस्थाओं के आय के साधन होते हैं, जहां से उनको पैसा मिलता है, वो है हमारा सबसे पहला प्रवेश शुल्क। क्वेश्चन आ सकता है गैर व्यापारिक संस्थाओं के आय के क्या क्या साधन होते हैं? उसमें प्रवेश शुल्क है हमारा, सदस्यता शुल्क क्या होता है? सदस्यता शुल्क, गैर प्रवेश शुल्क, सदस्यता शुल्क, चंदा क्या होता है? चंदा, प्रवेश शुल्क, सदस्यता शुल्क, चंदा आदि होते हैं। क्या होते हैं? आदि। और भी कोई हो सकते हैं, आदि। मेन यही होते हैं। प्रवेश शुल्क मिलेगा, उसे एंट्री फीस लेती है। सदस्यता शुल्क यानी मेंबरशिप कार्ड बनाती है, उसका पैसा लेती है। और चंदे से उसको जो पैसा मिल जाता है, कंट्रीब्यूशन से जो उसको पैसा मिल जाता है। तो ये तीन जो होते हैं हमारे साधन होते हैं। इस जगह से उनको क्या मिलता है? पैसा मिलता है, जिससे वो अपना काम चलाती हैं। जो भी संस्थाएं होती हैं, गैर व्यापारिक संस्थाएं, उनको जो काम चलाना होता है, जो उनको पैसे की जरूरत होती है, वो पैसे की जरूरत यहाँ से पूरी होती है। या तो वो प्रवेश शुल्क लेंगे, एंट्री फीस, सदस्यता शुल्क ले लेंगे, चंदा यानी अनुदान। इनमें से कोई भी एक चीज़ ले सकती हैं। इन सभी चीज़ों से उनको पैसे मिलते हैं। अब ये तो हो गया उनको कहाँ से पैसे मिलते हैं, उनको कहाँ से पैसा, उनका इनकम सोर्स क्या क्या है। लेकिन बात हम कर रहे हैं कि हिसाब किताब रखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहला है व्ययों को संतुलित रखने के लिए। पहला क्या है? व्ययों को संतुलित रखने
के लिए। क्या सबसे पहला, व्ययों को संतुलित रखने के लिए। व्ययों को संतुलित रखने का मतलब होता है कि जितने भी हम एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं, जितनी भी हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं, उनको संतुलित रखने के लिए कि हमने सुबह से शाम तक कितनी एक्सपेंडिचर किए, हमने पूरी साल में इस संस्था में कितने एक्सपेंडिचर किए, कितनी जगह पर खर्च किया, कहाँ कहाँ पर खर्च किया, जो खर्च किया वो सही जगह पर किया नहीं किया। तो इसलिए भी हमें इसकी हिसाब किताब रखने की जरूरत पड़ती है ताकि हम ये जान सकें हमारा खर्चा कहाँ कहाँ पर हो रहा है। दूसरा है शुद्ध आय की गणना करने के लिए। दूसरा क्या है, शुद्ध आय की गणना के लिए। शुद्ध आय की गणना का मतलब होता है कि शुद्ध आय का मतलब नेट इनकम क्या है हमारी। शुद्ध आय को इंग्लिश में कहते हैं नेट इनकम। तो नेट इनकम की कैलकुलेशन करने के लिए भी हमें क्या होता है, हिसाब किताब रखना पड़ता है कि हमें टोटल आय कितनी प्राप्त हुई, कितने लोगों ने हमें चंदा दिया, कहाँ से सदस्यता शुल्क प्राप्त हुआ, कहाँ से हमें प्रवेश शुल्क प्राप्त हुआ, कितने लोगों ने दिया है, कितनों का बाकी है। आय कर की गणना करने के लिए, आय कर की गणना करने की गणना करने के लिए, आयकर की गणना करने के लिए, आयकर की गणना का मतलब जानते हैं आप, इनकम टैक्स। भाई हमें इनकम टैक्स भी तो देना पड़ेगा ना, हमें तो इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स कहाँ से देंगे, जब हमें ये पता होगा कि हमने कितना, हमारे पास कितना व्यय हुए, कितने आय हुई, कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ। जब हमें ये सब पता होगा तभी तो हम इनकम टैक्स देंगे। तो इनकम टैक्स की गणना करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, पूरी साल इसका हिसाब किताब रखना पड़ता है। आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए, आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए, आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल कंडीशन आपकी क्या है, आपके पास कितना पैसा रखा हुआ है आपकी संस्था में, इकोनॉमिकल कंडीशन आपकी क्या है, इसको ज्ञात करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, हिसाब किताब रखना पड़ता है। अगला है संपत्तियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए, संपत्तियों की जानकारी के लिए कि हमारे पास कितनी संपत्ति है, हमारी संस्था के बाद हमारी संस्था के पास कितनी संपत्ति है, कितनी असेट्स है, वो कहाँ कहाँ है, किस कंडीशन में है, उस पर हिरास कितना लगेगा, उस पर डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, उसको बेचा तो वो कितने की बिकी, कितना पैसा मिला। इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए भी हमें क्या करना पड़ती है, हिसाब किताब रखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, हिसाब किताब रखना पड़ता है। कुछ भी हो सकता है, इनमें से कोई भी एक दे देंगे कि हिसाब किताब रखने की आवश्यकता क्यों होती है गैर व्यापारिक संस्थाओं को, उनमें से कोई भी एक दे सकते हैं, या तीन दे दें, आखिर में कह देते ना उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ एबव, तो ये आ सकता है। तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी आय की, उनकी आय की आवश्यकता क्यों होती है, हिसाब किताब रखने की आवश्यकता क्यों होती है, गैर व्यापारिक संस्थाओं को हिसाब किताब क्यों रखना पड़ता है अपने यहाँ का, जबकि उनका काम ही नहीं है प्रॉफिट कमाना। एक सीधी सी बात है, जो प्रॉफिट कमाएगा वही तो हिसाब रखेगा, लेकिन ये तो प्रॉफिट कमा ही नहीं रहा, फिर क्यों नहीं रखना है। तो इन सब कारणों की वजह से इनको भी अपना हिसाब किताब रखना पड़ता है कि कहाँ से आय प्राप्त हुई है, कहाँ पर आय नहीं प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई है, कितना खर्चा हुआ है, हमारी स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, हमारे पास कितनी असेट्स है, असेट्स की कंडीशन क्या है, असेट्स खराब अवस्था में, सही अवस्था में है, बेच दी है, या उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा। इन सब के लिए भी हमें हिसाब किताब रखना पड़ता है। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा रोकड़ पद्धति यानी कैश सिस्टम का उपयोग क्यों किया जाता है। व्यापारिक खातों का उपयोग ना करके वो कैश सिस्टम का यूज करती है, यानी रोकड़ पद्धति का यूज करती है। किसका यूज करती है, वो रोकड़ पद्धति का यूज करती है। तो रोकड़ पद्धति का यूज क्यों करा जाता है, इसके बारे में जानेंगे कि वो रोकड़ पद्धति का यूज क्यों करते हैं, क्यों रोकड़ पद्धति का यूज करते हैं, गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा रोकड़ पद्धति का यूज क्यों किया जाता है। तो रोकड़ पद्धति, रोकड़ पद्धति यानी जिसे हम लोग कहते हैं कैश सिस्टम, इसका यूज क्यों करा जाता है। तो रोकड़ पद्धति अपनाए जाने के जो कारण है वो है हमारा पहला सरल प्रणाली। पहला क्या है, सरल प्रणाली। सरल प्रणाली का मतलब ये होता है कि इसकी जो प्रणाली होती है, इसका जो सिस्टम होता है वो बहुत ही सरल होता है, बहुत ही सीधा होता है। कोई भी आम इंसान जो नॉन कमर्शियल है वो भी जो है ना इस रोकड़ पद्धति का यूज कर सकता है। तो सबसे पहले क्या, सरल प्रणाली। दूसरा कम खर्चीली। क्या होता है, कम खर्चीली।
कम खर्चीली मतलब इसको रखने के में कम खर्च आता है, ज़्यादा खर्च नहीं आता है, और वैसे भी उनका काम तो लॉप कमाना है ही नहीं, तो उन्हें तो वैसे ही ऐसी चीज़ों की जरूरत होती है, तो क्या कम खर्चीली होती है। दूसरा क्या होता है, संस्था के सीमित संस्था में लेन देन होना। दूसरा क्या है, सीमित लेन देन। भाई गैर व्यापारिक संस्था है, कोई ज़्यादा लेन देन तो करेगी नहीं, तो इसके जो लेन देन होते हैं वो कैसे होते हैं, सीमित होते हैं, एक सीमा तक होते हैं, तो इसलिए ये प्रणाली उनके लिए क्या होती है, लाभकारी हो जाती है। सीमित लेन देन होते हैं। कैसे लेन देन होते हैं, सीमित लेन देन होते हैं, बिल्कुल ही सीमित होते लेन देन। क्या होता है, बिल्कुल सीमित लेन देन होते हैं, उधार लेन देनों का ना होना। ऐसा क्या, दूसरा क्या चीज़ है, इसमें उधार कुछ नहीं होता, उधार लेन देन नहीं होते हैं, उधार लेन देन का ना होना। इस वजह से भी ये लोग करते हैं, क्योंकि कैश सिस्टम में उधार का कोई कॉलम ही नहीं होता, इस वजह से क्या करते हैं, इस के उधार तो कुछ होता ही नहीं है। वो गैर व्यापारिक संस्था है, किससे क्या उधार लेगी, उधार का कोई मतलब ही नहीं उसका, वो तो चंदा लेती है, सदस्यता शुल्क लेती है, प्रवेश शुल्क लेती है, तो उधार लेन देन होते नहीं। इस वजह से भी ये कैश पद्धति का यूज़ करती है, रोकड़ सिस्टम का यूज़ करती है, कैश सिस्टम का यूज़ करती है। अगला क्या है, हिसाब किताब की शुद्धता का आंकन संभव। हिसाब किताब की शुद्धता की जानकारी, इससे क्या होता है, जो हिसाब किताब है वो सही प्रकार से हुआ है या नहीं हुआ है, इस बारे में जानकारी मिल जाती है अगर हम कैश सिस्टम का यूज़ करते हैं। इसलिए भी ये लोग क्या करते हैं, कैश सिस्टम का यूज़ करते हैं। बचत या घाटे को जानना, क्या करना, बचत या घाटे को जानना। क्या होता है, बचत या घाटे को जानना। क्या होता है, बजट या घाटे को जानना। क्या होता है, बजट या घाटे को जानने के लिए भी क्या करती है, कैश पद्धति यानी रोकड़ पद्धति का यूज किया जाता है। आर्थिक स्थिति को जानना, क्या करना, आर्थिक स्थिति को जानना, इसके लिए भी वो क्या करती है, रोकड़ पद्धति। तो ये सारे कुछ कारण हैं जिसकी वजह से वो व्यापारिक अकाउंट्स का यूज़ ना करके, ट्रेडिंग अकाउंट का यूज़ ना करके वो क्या करती है, रोकड़ सिस्टम का यूज़ करती है, कैश सिस्टम का यूज़ करती है। इन सब कारणों की वजह से सरल प्रणाली होती है, कम खर्चीली होती है, सीमित लेन देन होते हैं, उधार का कोई मतलब ही नहीं होता, इसमें हिसाब किताब की शुद्धता की जानकारी मिल जाती है। बचत या घाटे को जान लिया जाता है, बचत हुई है हमें या घाटा हुआ है। तो आर्थिक स्थिति होती है। एक बात और ध्यान रखना, गैर व्यापारिक संस्थाओं को कभी लाभ नहीं होता है। क्या नहीं होता है, लाभ नहीं होता, उनको बचत होती है। क्या होती है, बचत होती है। क्या होती है, बचत होती है। दूसरा, उनको हानि नहीं होती, उनको घाटा होता है। क्या होता है, घाटा होता है। इस चीज को ध्यान रखना, क्वेश्चन में आ सकता है, क्या गैर व्यापारिक संस्थाओं को लाभ होता है, लाभ नहीं होता, उनको बचत होती है। क्या होती है, बचत होती है। उनकी इनकम एक्सपेंडिचर के ओवरहेड हो जाते हैं, एक्सपेंडिचर इनकम के ओवरहेड हो जाते हैं। तो इनको लाभ नहीं होता, बचत होती है, हानि नहीं होती है, इनको घाटा होता है। ये बात को ध्यान रखिएगा, ये चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है, आ सकती है। तो इसी के साथ आपको ये समझ में आ गया होगा कि रोकड़ सिस्टम का यूज़ वो क्यों करते हैं, रोकड़ सिस्टम होती क्या है, इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि रोकड़ सिस्टम होता क्या है। फिलहाल में हमने ये जाना है अभी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं गैर व्यापारिक संस्थाओं की, तो गैर व्यापारिक संस्थाओं में रोकड़ सिस्टम का यूज़ क्यों करा जाता है मैंने अभी आपके सामने रखा। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा जो अगला टॉपिक है वो रोकड़ पद्धति के अंतर रखी जाने वाली पुस्तकें, यानी कैश सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन सी पुस्तकों को रखा जाता है, कौन कौन से अकाउंट्स को रखा जाता है, उन सब के बारे में यहाँ पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कैश सिस्टम के अंदर सबसे पहले रखा था रोकड़ पुस्तक। सबसे पहले कौन सी पुस्तक रखा जाता है, रोकड़ पुस्तक, जिसमें रोकड़ का लेन देन के बारे में लिखा होता है। रोकड़ पुस्तक क्या होती है, रोकड़ पुस्तक। कैश बुक रखी जाती है, क्या रखी जाती है, कैश बुक रखी जाती है। क्या रखी जाती है, कैश बुक। दूसरी होती है स्मरण पुस्तक, यानी याद रखने के लिए कोई ऐसा डिजिट है जिसको हमें याद रखना है, अभी नहीं लिखना है, बाद में लिखना है, तो स्मरण पुस्तक रखी जाती है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम स्मरण पुस्तक कहते हैं, याद रखने वाली पुस्तक कहते हैं। अगला होता है स्टॉक रजिस्टर। क्या रखा जाता है इसमें, स्टॉक रजिस्टर। पुस्तक लिख दो, स्टॉक पुस्तक क्या रखी जाती है,
स्टॉक पुस्तक रखी जाती है, स्टॉक रजिस्टर जिसे भी हम कहते हैं, स्टॉक पुस्तक रखी जाती है जिसमें स्टॉक लिखा जाता है हमारे पास क्या स्टॉक में है। जैसे मान लो हमारे पास स्टॉक में कितना चावल है, गेहूँ, अनाथ आश्रम है तो उसमें कितने गेहूँ बचे हैं, कितना चावल बचे हैं, इन सब के बारे में लिखा जाता है, तो उसके लिए स्टॉक पुस्तक का यूज़ करती है। इसमें वो स्टॉक की बात नहीं हो रही है जो कंपनियों में रखा जाता है। अगला है वेतन एवं मजदूरी रजिस्टर। वेतन एवं मजदूरी रजिस्टर क्या रखा जाता है? वेतन और मजदूरी का रजिस्टर रखा जाता है। किसको कितना वेतन दिया, किसको कितनी मजदूरी दी, इसके बारे में भी याद, क्योंकि भाई आपका संस्था चल रही, कुछ ना कुछ इंसान तो रखे जाएंगे, कोई ना कोई एम्प्लॉय तो रखा जाएगा, उसको भी तो आप वेतन दोगे, उसको भी तो आप सैलरी दोगे, तो वो सारी चीज़ें इसमें रखी जाती हैं। अगला और बहुत सारी पुस्तकें रखी जाती हैं, जैसे मान लो चंदे का रजिस्टर, किस किसने चंदा दिया, चंदा रजिस्टर, सदस्यता शुल्क का रजिस्टर, सदस्यता शुल्क का रजिस्टर, इस तरह की और भी बहुत सारी पुस्तकें रखी जाती हैं जो आमतौर से अलग अलग जगहों पर अलग अलग जैसी रखी जाती हैं। जैसे मान लीजिए पुस्तकालय होगा तो पुस्तकों के लिए रजिस्टर, पुस्तकों के लेन देन का रजिस्टर, किसको कितनी कौन सी पुस्तक दे दी है, लेन देन का रजिस्टर। इस तरह से अलग अलग धार्मिक अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग प्रकार के रजिस्टर आते हैं। ये मेन रजिस्टर हैं जो हर उसमें रखे जाते हैं, हर संस्था में रखे जाते हैं, जिसमें से रोकड़ पुस्तक है, स्मरण पुस्तक है, स्टॉक पुस्तक है और वेतन और मजदूरी का रजिस्टर है। ये सारी चीज़ें किसमें रखी जाती हैं? रोकड़ पुस्तक के अंतर्गत रखी जाने वाली ये पुस्तकें हैं। इसके बाद और भी बहुत सारी पुस्तकें रखी जाती हैं, जैसे मान लो किसी ने चंदा दिया तो चंदे का रजिस्टर रखा जाएगा, सदस्यता शुल्क रखा जाएगा, प्रवेश शुल्क के लिए भी रजिस्टर रखा जाएगा। धार्मिक शैक्षिक संस्थाएं हैं तो अलग अलग प्रकार के रखे हैं, दानदाताओं का रजिस्टर, मतलब किसने कितना दान दिया, इन सब चीज़ों के बारे में भी रखने के लिए भी, हिसाब किताब रखने के लिए अलग अलग प्रकार के रजिस्टर रखे जाते हैं। लेकिन जो मेन है वो इन्हीं प्रकार के रजिस्टर रखे जाते हैं जो हर प्रकार की गैर व्यापारिक संस्थाएं जो रोकड़ पद्धति का उपयोग करती हैं वो इस प्रकार के रजिस्टर, इस प्रकार के खाते रखती हैं। तो उम्मीद है आपको ये वाला चैप्टर समझ में आ गया होगा और इसके बाद हम इसके बहुत ज़्यादा हम इसके पूरी सब्जेक्ट जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में सिलेबस आ रहा है उन सबको पूरा करके हम बहुत जल्दी इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर भी वीडियो आप तक पहुँचाएंगे। तो देखते रहिए और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।